प्रदेश इसका वाहक है हमारे भारतीय संस्कृति का। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी, हमारे जो फॉर्मर प्रधानमंत्री है, प्रथम प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, कहाँ से कहूँ और कहाँ रुकूं, तो मैं सबको स्वागत करता हूँ डॉक्टर देश दिवक पंडित जी को, कि उत्तर प्रदेश ये पुण्य भूमि को हमारे भारत की जो और प्रतिभागी है उनके साथ अपने संस्कृति शेयर करेंगे। और आपका समय 10 बजे तक की है सर, समय की भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे रिसोर्स पर्सन जुड़ जाएंगे उसी समय तक। तो पुनः आपको स्वागत, और सारे टीचर की ओर से, सीटीआरटी की ओर से आपको स्वागत करता हूं सर। आप शुरू करें सर। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम। और उत्तर प्रदेश की भाषा में अगर अभिवादन करें तो सभी को राम राम। राम राम जी। पूरी इस सीसीआरटी की टीम को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मुझको इस कार्यक्रम में आहूत किया, मुझको अवसर मिला, और मैं इस ऐसे उच्च कोटि के प्रोग्राम में शामिल होकर के अपने को धन्य समझ रहा हूं। वास्तव में मेरे जीवन काल का ये पहला ऐसा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, जिसको मैं अटेंड कर पा रहा हूं। इसके लिए आप सभी को कोटिशा धन्यवाद। आज आपका जो आदेश है उसके अनुसार मैं उत्तर प्रदेश के कुछ दृश्यों की झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के में जिसका योगदान है, और पूरे देश को एक सूत्रता में पिरोने का कार्य जैसे प्रत्येक प्रदेश ने किया है, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा भी किया गया है। मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में जितना कुछ समेट सकूं, उतना हम सभी, हमारे जितने प्रदेशों के प्रतिभागी हैं और हमारे साथी हैं, उन सभी को मैं इसकी दृश्यावली कुछ प्रस्तुत कर सकूं। प्रारंभ कर रहा हूं। भारत के उत्तर भाग में स्थित उत्तर प्रदेश प्रकृति की विविधायामी सुषमा से आच्छादित भारत के बड़े राज्यों का एक देश है, बड़े राज्यों का एक राज्य है। लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या वाला ये प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। इसको प्राचीन काल में या कहें वैदिक काल में लक्ष्मणपुर के नाम से भी जाना जाता था। लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये प्रदेश पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके पश्चात ये इतना विस्तृत क्षेत्रफल का प्रदेश था जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। कालांतर में इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। वर्तमान में जब उत्तराखंड इससे अलग हो गया है, तब इसमें 75 जनपद हैं, और इन जनपदों की जो सीमाएं हैं ये विभिन्न प्रदेशों को और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अर्थात नेपाल से जुड़ती हुई अपने को धन्य मानती हैं। इसके अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण पूर्व में झारखंड, दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में दिल्ली इस प्रांत से जुड़े हुए हैं। और नेपाल की, जैसा कि मैंने बताया, नेपाल की जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी हमारे गोरखपुर, बहराइच और उत्तराखंड से जुड़े हुए लखीमपुर के जनपद को स्पर्श करती है। हम इसकी जब लैंड और नेचर रिसोर्स की बात करते हैं तो अधिकांश मैदानी भूभाग वाला ये राज्य है, और भौगोलिक दृष्टि से प्रमुख रूप से 3 प्रकार से इसको विभक्त किया जा सकता है। उत्तराखंड को छोड़ने के पश्चात उत्तराखंड के सीमा से लगी हुई जो हमारी भूमि है वो उत्तरी क्षेत्र है, उसको हिमालयी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर की जो भूमि है वो पथरीली भूमि है, वहाँ पर कंकड़ और पत्थरों से संयुक्त ये धरती पाई जाती है। और दूसरा जो क्षेत्र है ये मध्य क्षेत्र है। ये अत्यंत उपजाऊ और उर्वरा शक्ति से समन्वित क्षेत्र है, जो गंगा के किनारे किनारे और उसके मैदानी भागों से होता हुआ हमारी जो प्रदेश की कृषि है उसको समृद्ध करने का कार्य करता है। बड़ी जलोढ़ और उपजाऊ भूमि से संयुक्त यह मध्य क्षेत्र हमारा कहा जाता है। फिर आते हैं एक तीसरे भाग की ओर, जो प्रमुख रूप से दक्षिण का क्षेत्र है। विंध्य पर्वत का क्षेत्र जो पठारी भाग है, चित्रकूट और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो हमारा भाग है, ये विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, और ये पठारी भाग है। यहाँ पर बड़ी चट्टानी धरती पाई जाती है,
काली चट्टानें, लाल चट्टानें यहाँ पर हमको मिलती हैं देखने को। परंतु एक समस्या यहाँ पर है, यहाँ पर पानी अपेक्षाकृत अन्य भागों से कम प्राप्त होता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र इसे ही कहा जाता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की धरती, उपजाऊ और खनिजों की क्षेत्र के दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश अत्यंत एक समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश की जब जलवायु की बात करते हैं तो ये मानसूनी जलवायु वाला प्रांत है। यहाँ सर्दी, गर्मी, वर्षा सभी ऋतुओं का आनंद यहाँ के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त होता है। कभी कभी प्रकृति के प्रकोप से यहाँ बाढ़ का भी मंजर देखने को प्राप्त होता है, जिससे कुछ समस्याएं हमारे यहाँ आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करने पर हम पाते हैं कि नदियों की दृष्टि से ये अत्यंत समृद्ध और उन्नत राज्य है, जिसमें प्रमुखतः गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, गोमती इत्यादि नदियाँ न केवल अपने राज्य के इस भूभाग को अभिसिंचित करके उसको शस्य श्यामला करती हैं, वरन भारतीय संस्कृति के विरासत की साक्षी बनती हैं। इनके किनारों पर अनेक प्रकार के मेले और उत्सव, जिसका वर्णन मैं आगे करूँगा, होते रहते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक साक्षी भी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जो कुछ क्षेत्रीय नदियाँ भी मिलती हैं, जो छोटी नदियाँ हैं, जैसे गर्रा है, सई है, गंभीरी है, काली है इत्यादि छोटी छोटी नदियाँ छोटे छोटे भूभागों को सिंचित करती हैं और उनको सुशोभित भी करती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में गन्ना, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, सरसों, उड़द, अरहर, मूंगफली, आलू, मक्का इत्यादि प्रमुख फसलें होती हैं। पटेल सुमित सर, अब अपने को लीजिए। जो जैसा कि मिथुन सर ने बताया कि अन्य राज्यों को भी इसका निर्यात किया जाता है। यहाँ के जो सब्जियों की जो उत्पादन है उसमें प्रमुख रूप की सब्जियां जैसे आलू है, कद्दू है, लौकी है और विभिन्न प्रकार की मटर की फलियां काफ़ी यहाँ पर उत्पादन होता है और इनका निर्यात भी बाहरी प्रदेशों को किया जाता है। लखनऊ के निकट जो रस की राजधानी है, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में फूलों की खेती भी होने लगी है, जिसके द्वारा एक किसानों के लिए एक नई जो आमदनी है, उसका स्रोत है, वो बढ़ गया है। अगर हम इसके अन्य उत्पादों और अन्य प्रमुख तत्वों की बात करें, उत्पादन के क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रसिद्ध हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। शायद हमारे अन्य प्रांतों के लोग उसको उस नाम जब मैं बताऊंगा तो उससे हो सकता है वो परिचित हों पहले से ही। जैसे कि लखनऊ के निकट एक मलिहाबाद क्षेत्र है, वहाँ की दशहरी आम, मैंगो पूरे भारत में एक अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और उसका स्वाद बड़ा ही लजीज होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। इसका निर्यात विदेशों तक किया जाता है। ये दशहरी आम की प्रजाति है, गर्मियों में होती है, बहुत अच्छी मिठास लिए हुए ये रहती है। फिर इलाहाबाद का अमरूद जो देखने में लाल होता है और बड़ा ही मीठा, बहुत ही स्वाद युक्त होता है। प्रतापगढ़ का आंवला और हरदोई एक 100 किलोमीटर दूर लखनऊ से है, इसमें शाहाबाद एक क्षेत्र है। आमिर खान के परदादा यहाँ रहते थे, जो फिल्म अभिनेता थे उनके परदादा यहाँ रहते थे। वहाँ के जो आम है, खासुल खास आम और विभिन्न प्रकार के लाल परी आम, इस प्रकार के आमों की जो बड़ी तादाद है वो बाहर को निर्यात की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो लोगों के स्वाद को ये रसीला बनाते हैं और फर्रुखाबाद की जो दालमोठ है, नमकीन है, वो अत्यंत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है और उसको बाहर की ओर भेजा जाता है। ये जहाँ ये स्वादयुक्त मीठे रसीले फल हमको प्राप्त होते हैं उत्तर प्रदेश से, वहीं पर लखीमपुर, जिसको गांजर क्षेत्र कहा जाता है, नेपाल की सीमा से सटा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का, इसकी मिर्च खाने से आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इस प्रकार से ये भोजन के विभिन्न रसों को पूर्ण करने वाला प्रदेश है, जिसमें मिठास भी है, जिसमें कड़वाहट भी है, जिसमें आंवले का कसैलापन भी है। तमाम प्रकार के स्वादों से युक्त उत्पादों को प्रदान करने वाला यह उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र से, इस दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इसी की अगर और हम बात करें तो यहाँ कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, एक समय में यहाँ कपड़ा, लाल इमली जो गर्म कपड़े थे, उनका उत्पादन होता। वर्तमान में बंद हो गया है, पुनः इसको शुरू करने की कवायद की जा रही है। तो कानपुर का कपड़ा, नोएडा जो बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ हमारा
एक जनपद है और वहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है अत्यंत समृद्ध है। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान वहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे कपड़े के हों, चाहे बिजली के संयंत्र बनाने के हों, चाहे सीमेंट के हों, अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पर कारखाने लगे हुए हैं। अनेक औद्योगिक क्षेत्रों की इकाइयाँ नोएडा में बाहर से भी आ गई। संडीला एक औद्योगिक छोटा सा क्षेत्र है हरदोई और लखनऊ के बीच में, जहाँ पर बेबले स्कॉट जो इंग्लैंड की कंपनी है रिवॉल्वर बनाने वाली, उसकी इकाई भी लगाई गई है। और यहाँ पर मेक इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ हरदोई में अर्थात उत्तर प्रदेश के एक जनपद में बेबले स्कॉट रिवॉल्वर का भी उत्पादन प्रारंभ हो गया है। ये यहाँ की एक बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के लोगों और यहाँ के विशेष फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्मानुयायियों की बहुलता है, सनातन धर्मानुयायियों की बहुलता है। साथ में ही इस्लाम के भी जो अनुयायी हैं अत्यंत रूप में वहाँ पर अत्यंत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये बहुलता होते हुए भी जैन, सिख, ईसाई मतावलंबी भी बड़े ही समन्वय, बड़े ही मेल जोल, बड़े ही आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। एक ऐसा सामंजस्य जहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक सांस्कृतिक झांकी उपलब्ध हो, हर प्रकार के मेले त्यौहार जिनका वर्णन मैं आगे करूँगा यहाँ पर समवेत रूप से मनाए जाते हैं। पर्यटन और हेरिटेज की बात जब हम करते हैं तो पर्यटन के दृष्टिकोण से जैसा कि मिथुन दा ने एक नई एक संक्षिप्त झांकी वहाँ पर हमको प्रस्तुत की है, उसी का मैं विस्तृत रूप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक तथा साहित्यिक परंपरा को समेटे हुए ये क्षेत्र, यह राज्य पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े ही व्यापक क्षेत्र को परिवेष्टित किए हुए है। ऐतिहासिक क्षेत्र की अगर हम बात करें पर्यटन की तो आगरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक केंद्र है, पर्यटन केंद्र है। यहाँ पर ताजमहल जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा और अद्भुत वास्तुकला के उदाहरण हैं। और यहाँ पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब आते हैं तो आगरा को देखना उनकी पहली पसंद मानी जाती है और वो देखते हैं, वहाँ पर अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर रहा है और नवाबों की नगरी माना जाता है। नवाब वाजिद अली शाह यहाँ के बड़े चर्चित नवाब रहे हैं। लखनऊ में इमामबाड़ा, रेजिडेंसी, सफ़ेद बारादरी, जहाँ पर कई फिल्मों का फिल्मांकन भी किया गया है, एक अत्यंत ही दर्शनीय स्थल है। अद्भुत वास्तुकलाओं के नमूने यहाँ भी बेगम हजरत महल का जो पार्क है, भवन है, वो भी यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। कन्नौज लखनऊ से बिल्कुल निकट है, जिसको प्रारंभ में कान्य कुब्ज कहा जाता था। कन्नौज पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी और यहाँ पर लोक कथाओं में व्याप्त आल्हा उदन, इनका जो कर्म क्षेत्र था, कर्म भूमि थी, वो भी कन्नौज है, जिनके किले आज भी खंडहर के रूप में यहाँ पर संरक्षित हैं पुरातत्व विभाग की ओर से। और यहाँ पर गंगा का किनारा है, अत्यंत इत्र की नगरी कही जाती है। यहाँ का इत्र जो है पूरे विदेशों में भेजा जाता है और इत्र यहाँ कहा जाता है कि नालियों में भी इत्र की सुगंध बहती रहती है। इस प्रकार से कन्नौज भी ऐतिहासिक क्षेत्र से अत्यंत ही उन्नत और समृद्ध राज्य है, पर्यटन के दृष्टिकोण से जिला है राज्य का। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो पौराणिक पर्यटन स्थलों में वाराणसी, जैसा कि मिथुन दा ने बताया, विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है, मंदिरों का नगर भी माना जाता है। वरुणा और असी नदियों के मिलन से ही वाराणसी नाम पड़ा है। इसका प्रारंभ में नाम काशी था, इसको बनारस भी कहा जाता है। गंगा के किनारे इसके 80 घाटों की अद्भुत महिमा और शोभा देखने को मिलने पर अत्यंत ही आकर्षक दृश्य होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं से सांसद हैं। वाराणसी जो है ये भगवान विश्वनाथ अर्थात शिव शंकर की नगरी कही जाती है। ये मोक्षदायिनी है। लोग कहते हैं कि अंतिम समय में यहाँ पर आने पर, प्राण त्यागने पर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में एक श्लोक प्रचलित है, मैं इसको उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीयते। अर्थात यहाँ पर मरना श्रेयस्कर है, मोक्षदायक है, ऐसी काशी का वर्णन पुराणों में भी आता है।
अयोध्या, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, सूर्यवंशियों की राजधानी के रूप में प्रचलित है और इस समय सरयू के तट पर तमाम प्रकार से विभिन्न आयोजन इस समय हो रहे हैं। तो अयोध्या का नाम पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रेता युग की पौराणिक विरासत से समृद्ध ये स्थल भगवान राम का जन्मभूमि है और यहाँ पर सरयू के किनारे भगवान राम का जो जन्मस्थल है, कनक भवन है, हनुमान गढ़ी है, इस प्रकार के अत्यंत ही आकर्षक वहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। मथुरा वृंदावन की बात अगर न करें तो काफ़ी अधूरा रहेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णित यह स्थल श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और क्रीड़ा भूमि है। ब्रज क्षेत्र से 84 कोश में व्याप्त यह ब्रज क्षेत्र यमुना के किनारे स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी तमाम रहस्य लीलाएं और बाल लीलाएं की हैं। इसके पश्चात प्रयागराज, जिसको अकबर ने इलाहाबाद नाम किया था, उसकी चर्चा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता संग्राम का ये महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। पौराणिक मान्यताओं का ये एक ऐसा स्थल रहा है जहाँ पर हर 5 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है और विश्व के बड़े बड़े मेलों के की लिस्ट में के सूची में इसका एक नाम है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है और इन संगमों में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में एक सामान्य सा उत्सव, सामान्य क्या विशिष्ट उत्सव रहता है। तमाम यहाँ पर प्रकार के लोग, और यहाँ पर एक संस्कृतियों का मिलन स्थल भी हो जाता है। तमाम संस्कृतियों का मिलन यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। इसके बारे में कहा गया है, समुद्र पत्ने और जल सन्निपाते पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। अर्थात यहाँ के गंगा यमुना में स्नान, सरस्वती में स्नान करने के पश्चात व्यक्ति अगर अध्यात्म ज्ञान नहीं भी रखता है तब भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ जो हम आगे चलते हैं, यहाँ इलाहाबाद में जो किला बनाया हुआ है, यहाँ बहुत ही दर्शनीय है अकबर का। उसमें शस्त्रागार है, विराट पारिजात वृक्ष है, आनंद भवन है। यहाँ पर विश्वामित्र की तपस्थली नज़दीक ही है। यहाँ पर उनका जो हमारे एक ऋषि हुए हैं, उनका भरद्वाज जी, उनका आश्रम भी है। कहते हैं कि वहाँ पर गुरुकुल था, 10,000 विद्यार्थी एक साथ वहाँ पर अध्ययन करते थे। रामचरितमानस में भी इसका उद्धरण आया है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। इसके पश्चात जब हम आगे चलते हैं तो सीतापुर जनपद आता है। सीतापुर जनपद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पर्यटन स्थल है, पौराणिक महत्व है, जहाँ पर स्कंद पुराण में जिसका वर्णन आता है, नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। और कहते हैं कि मनु शतरूपा ने हजारों वर्ष यहाँ पर तपस्या की और ईश्वर से वरदान प्राप्त करने के पश्चात दशरथ के रूप में जन्म लिया था। नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ, कहते हैं कि दुनिया का ये केंद्र है, भगवान विष्णु का यहीं पर चक्र आया है और वो सरोवर बना हुआ है। वहाँ पर व्यासपीठ है। गोमती नदी के तट पर बसा हुआ ये सुरम्य अरण्य, अरण्य का अर्थ हुआ जंगल, प्राकृतिक संपदा से संयुक्त ये क्षेत्र है, जहाँ पर माँ ललिता अर्थात शक्तिपीठों में से एक लिंग धारिणी माता का, देवी जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के तुरंत पश्चात में लगा हुआ एक कस्बा है मिश्रिक क्षेत्र, जहाँ पर दधीच, आपने नाम सभी ने सुना होगा, जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। कहते हैं कि यहीं पर उनकी तपस्या की स्थली थी और यहीं दधीच कुंड जहाँ पर बना है, इन्होंने वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियों को, जीवित रहते अपनी हड्डियों को, अपने शरीर को छोड़ करके इंद्र को दिया, जिसका वज्र बना करके वृत्तासुर का मर्दन किया गया। हरदोई जनपद में हत्याहरण, जहाँ पर श्री राम ने रावण को मारकर जिस सरोवर में स्नान किया था, कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप धुलने के लिए यहाँ पर स्नान किया जाता है। तो ये सरोवर बड़ा ही एक पर्यटन स्थल है। महात्मा बुद्ध के से जुड़े हुए पर्यटन स्थलों की जब हम बात करते हैं तो सारनाथ, कुशीनगर, संकिशा आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। गोरखनाथ से जुड़ा हुआ गोरक्ष धाम, जो गोरखपुर के नाम से प्रसिद्ध है, वो पर्यटन स्थलों में महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर जनपद में विंध्यवासिनी देवी का मंदिर शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। नेचुरल हेरिटेज की बात करने पर दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर में स्थित है, अत्यंत ही हमारे जीव जंतुओं का एक अभयारण्य है। और जो इटावा और सैफई में बना हुआ लायन सफारी,
जो शेरों का एक अभयारण्य बनाया गया है वो भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, दर्शनीय स्थल है। चित्रकूट बांदा जनपद का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो राम वनगमन क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्थल है। अपनी सांस्कृतिक और बौद्ध प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की सीमा से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने यहीं पर रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किया था। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक दें रघुवीर। उत्तर प्रदेश 73% साक्षरता वाला राज्य है। वर्तमान में 30 विश्वविद्यालय एवं 50 से अधिक, सैकड़ों से अधिक, 100 से अधिक हमारे पास सामान्य से विश्वविद्यालय चल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों में लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय फैजाबाद। इसके अलावा उर्दू का जो अरबी फारसी का एक विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया है मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, और इतना ही नहीं, IIT जो शीर्ष उसमें हमारे टेक्निकल विश्वविद्यालयों में आता है, IIT कानपुर बहुत ही चर्चित है और विख्यात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में भी लखनऊ में कानून की पढ़ाई की जाती है। चिकित्सा विश्वविद्यालय छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से लखनऊ में है। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो विधि हो, कानून की पढ़ाई, सभी में उत्तर प्रदेश में शैक्षिक माहौल है और उसका वातावरण है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है, राजकीय पशु है बारहसिंघा है, और जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर जन्म लेकर राष्ट्र के क्षितिज पर अनेक महापुरुषों ने अपना नाम किया है। उनमें प्रमुखता पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, संपूर्णानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री, श्री चंद्रशेखर पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, चंद्रशेखर आज़ाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई, अमिताभ बच्चन जी जो यहीं के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, डॉक्टर महीप सिंह पत्रकार जी थे, संदीप पांडे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हरदोई में ही उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ है। गोपाल दास नीरज फिल्मों में जिनके गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं, हमारे जनपद के हरदोई इटावा के ही रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के। और मालिनी अवस्थी लोकगीत गायिका जो ब्रास एम्बेसडर रही हैं हमारे चुनावों में, वो उत्तर प्रदेश की है। मजरूह सुल्तानपुरी जो फिल्मों में बहुत बड़े गीतकार हुए। वर्तमान राष्ट्रपति, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे उत्तर प्रदेश के ही जनपद के ही कानपुर जनपद से ही संबद्ध हैं। भाषा की दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो प्रमुखता हिंदी भाषी राज्य है, परंतु उसके साथ उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी के विद्वान भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हैं। क्षेत्रीय बोलियों की जब हम बात करते हैं तो अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी की मिठास पूरे भारत को अपने चाशनी में, अपने आनंद की चाशनी में डुबोने का कार्य करती है। उत्तर प्रदेश की एक सुदीर्घ साहित्यिक परंपरा है। मैं इस जल्दी खींचने का प्रयास कर रहा हूँ, मिथुन जी हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक सुदीर्घ साहित्यिक परंपरा रही है। वाल्मीकि प्रणीत रामायण से लेकर के आधुनिक काल तक असंख्य हिंदी साहित्य, वो चूँकि संस्कृत में है, उसके पश्चात हिंदी साहित्य की कृतियों की रचना उत्तर प्रदेश में हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और तमाम आधुनिक काल के त्रिवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, इन सभी के अनेक साहित्यकार हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। हरदोई, रायबरेली, इलाहाबाद, उन्नाव, सीतापुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इन सभी में साहित्यिक एक ऐसा साहित्यिक माहौल था कि कण कण में यहाँ पर लेखक, साहित्यकार और पत्रकार हमारे यहाँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत जाने जाते हैं, उनका वर्णन किया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पंडित रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु हरदोई उत्तर प्रदेश के ही थे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत की विविध विधाओं में रचा यह साहित्य भारतीय साहित्य में अपनी एक अद्भुत पहचान रखता है। मुंशी प्रेमचंद, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास, रसलीन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली क्षण गुप्त, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काका हाथरसी, वसीम बरेलवी, रमई काका, अनेक ऐसे नाम हैं
जिन्होंने हिंदी साहित्य की एक ऐसी स्रोतस्विनी प्रवाहित की है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अक्षुण्ण है। इनके द्वारा रचित साहित्य भारतीय साहित्य की परंपरा को मजबूत करने का कार्य करता है और तमाम जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं उनको भी आगे बढ़ाने, उसको समाज के समक्ष लाने का कार्य इन लोगों ने किया है। अंत में मैं कुछ पर्वों की बात स्पष्टता में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन सांस्कृतिक सांगीतिक परंपरा भी रही है। शास्त्रीय नृत्य और जिसको कथक के नाम से जाना जाता है, उसका घराना बनारस, लखनऊ और आगरा घराने से, जिसमें बिरजू महाराज जी, हमारे खुदा बख्श जी, जोहराबाई जी गायन में भी रही हैं, तमाम ऐसे रहे हैं। इसके अतिरिक्त नौटंकी इस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, जिसका एक प्रशिक्षण केंद्र कानपुर में है। रामलीला, रासलीला, कव्वाली, रसिया, ख्याल, होली, फाग इत्यादि लोक नृत्य यहाँ की लोक परंपरा के वाहक हैं। इसके अतिरिक्त जन्म के समय सोहर गाया जाता है, विवाह के समय बन्ना बन्नी गाए जाते हैं और विवाह के समय गारी यहाँ का एक बहुत प्रचलित लोकगीत है। भारतीय नाट्य अकादमी इस क्षेत्र में बड़ा ही कार्य कर रहा है और हमारा भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय भी बहुत ही बड़े रूप में सांस्कृतिक एकता को जोड़ने के रूप में नए नए प्रतिमान गढ़ने का कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की प्रतिभाएं भारतीय नाट्य अकादमी से जुड़ी और अब थिएटर्स में, ड्रामा में अपनी प्रतिभा का लोहा उन्होंने मनवाया। इस प्रकार से मैं अनूप जलोटा जी, जो लखनऊ के ही हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा यहीं के हैं। राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र, जिन्होंने बांसुरी में एक अपना मील का पत्थर स्थापित किया, उत्तर प्रदेश के ही हैं। क्राफ्ट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश काफ़ी संपन्न है। अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, गोरखपुर टांडा का हैंडलूम, भदोही की कालीन, कानपुर का कपड़ा, बनारस की साड़ी, सहारनपुर का फर्नीचर इत्यादि उच्च कोट के उत्पाद हैं और बरेली का सुरमा भी बड़ा प्रचलित है यहाँ का। पर्वों और त्योहारों की बात करें तो विविधायामी झांकी यहाँ के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। होली, दीपावली, दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि के साथ साथ क्रिसमस, ईद, बारह वफात, मुहर्रम इत्यादि प्रमुख पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अब अन्य प्रदेशों के कुछ पारंपरिक लोक जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, जैसे छठ पूजा है, लोहड़ी है, उसके भी दर्शन यहाँ पर मनाने के होते हैं। साथ ही विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों को भी मनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अगर हम बरसाने की होली और लठमार होली की बात न करें तो यहाँ पर कुछ अधूरा रहता है। आप कल्पना करेंगे कि बरसाने में लोग होरियारे, पुरुष होली खेलने जाते हैं और वहाँ की स्त्रियाँ लठ से उनको पीटने का कार्य करती हैं, लाठी से उसको पीटने का उनको कार्य करती हैं। देखिए, बड़ी परंपरा पुरानी रही। कृष्ण के जन्म के समय स्त्रियों के सशक्तिकरण की बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और पुरुष अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। कितनी सांस्कृतिक एक गरिमा, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों को कहीं न कहीं महत्व दिया जाता है, इन पर्वों में हमें देखने को प्राप्त होती है। साथ ही इस भारतन हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि ये त्यौहार ही हमारी म्यूनिसिपैलिटी हैं, अर्थात ये सारे उत्सव त्यौहार हमारी सांस्कृतिक एकता को, वैज्ञानिक जो ज्ञान है उनको भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। अंत में मैं इसको समाप्त करने का कार्य कर रहा हूँ। इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि भारत की समृद्ध पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत के निर्माण में अन्य प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी एक महत्वपूर्ण अवदान है। उत्तर प्रदेश की धरती ने रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध और वामन तथा हिरण्यकश्यप को मारने वाले नृसिंह के अवतारों का यहाँ पर साक्षी रहा है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर केवल प्राकृतिक संपदा ही नहीं, वरन अपने गर्भ से इन्होंने ऐसी हुतात्माओं को जन्म देने वाली जननी के रूप में भारत उत्तर प्रदेश की धरती ने कार्य किया है, जिन्होंने अपने विराट व्यक्तित्व आचरण से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को न केवल अक्षुण्ण रखा है, वरन उसे उन्नति के उच्च सोपानों पर प्रतिष्ठित करने में भारत वर्तमान भारत के now we'll have to move now. ओके। और शुक्ला साहब ने एट ए स्ट्रेच जो कवर किया इंटायरली, जबकि आज कुछ चेंजेज हुआ था और मिथुन जी ने उनको सडन रिक्वेस्ट किया कि शुक्ला साहब आज कोई स्टेट रेडी नहीं है, आपको करना है। He is so intellectual, Dr. Shukla, my brother, he is so intellectual. Within a few minutes, he presented the entire picture of the Uttar Pradesh. And Uttar Pradesh is a different cosmology. If you see the contribution of Uttar Pradesh to this country, we can't narrate in 10 days or in a MA chapter. MA के अगर कोर्सेस में मैं शामिल करूं तो उत्तर प्रदेश को समाहित करना मुश्किल है सर।
इतनी चीजों को आपने 15-20 मिनट के अंदर में किस तरीके से कवर किया, तो आपको नमन है सर। आपने इतना धन्यवाद। सारा चीज धन्यवाद। कैसे अरेंज किया, आप इतने हाईली नॉलेजेबल हैं, संस्कृत के इतने सारे श्लोक आपको रटे हुए हैं। तो ऐसे तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे टीचर्स हैं, आप जैसे लोग ही हैं जो चेंज ला रहे हैं हमारे देश में। ठीक है, और ये मौका है कि हम लोग आप लोगों को रूबरू हो रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है मिथुन जी, एक्सपर्ट रेडी है, तो मैं वोट ऑफ थैंक्स करता हूँ उत्तर प्रदेश को। जल्दी से हरिमोहन सर जुड़ चुके हैं अभी। जुड़ चुके हैं, जी सर। हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश को सीसीआरटी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, सभी शिक्षकों की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, है ना। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सर ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के कोने कोने में हम पढ़ते हैं जी। और हमारे धमनियों में जब रक्त बहता है तो रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे रक्त में बहती हैं। ठीक है, वो शक्ति उत्तर प्रदेश से आता है। तो सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को और उस जमीन को हमारा नमन, हम सभी पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागियों की ओर से। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में और एक विभूति, एक बहुत बड़े शख्सियत हमारे बीच अभी मौजूद हैं, जिनका मैं आपको तारीफ कराऊं। वी वेलकम प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी इन सीसीआरटी प्रोग्राम। सर शर्मा का बहुत सारा